Let's start today's essay number essay 250 consideration of laws and regulations in an audit of financial statement। तो इसमें मेमोरी टेक्निक क्या है? 250 रुपए का चालान। तो 250 रुपए का चालान कब कटता है जब कोई फाइन कुछ ब्रीच कर दे, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को कुछ पार कर देते हैं तो होता है। तो पहला आंसर है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पहला, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर इन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब जो भी अपनी फॉर्म में जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो इन लाइन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन है। तो पहला पॉइंट क्या है? मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ensuring ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स and ensuring that operating procedures are designed to meet this requirement। मतलब अपनी जो फॉर्म के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो लॉज एंड रेगुलेशंस के अनुसार होनी चाहिए। फिर प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, दो चीजें, प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्रिवेंशन क्या करना है? अपना प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल लगा सकते हैं। सो प्रिवेंशन के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे और डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेथड्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल लगाएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो प्रिवेंट करने के लिए अपन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे। फिर डिटेक्शन वाला है ना, नीचे एक बार आ जाएगा कि लीगल एडवाइसर्स अपन को करेंगे। फिर आ जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट का पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करने के। तो कोड ऑफ कंडक्ट के 3 पॉइंट, डेवलप करो कोड ऑफ कंडक्ट, एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड कराओ, को उन लोगों को बताओ कि भाई ये अपनी फर्म का कोड ऑफ कंडक्ट है। तो पहला डेवलप करो, फिर अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लॉयज आर ट्रेन, तो एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, एंड थर्ड इज जो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि वो मॉनिटर करो। तो पहला पॉइंट, डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग द कोड ऑफ कंडक्ट, ensuring employees are properly trained and understand the code of conduct, and third, monitoring the compliance with the code of conduct and acting appropriately to discipline employees who fail to comply with it। मतलब मॉनिटरिंग करो और जो भी एम्प्लॉयज नहीं कर रहे उसको फटकार मारो। तो वही है। सो कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करो, सेकंड एम्प्लॉयज को ट्रेन करो, और थर्ड उसको मॉनिटर करो, और जो भी एम्प्लॉय नहीं फॉलो कर रहे उसको मारो, फटकार करो। फिर एंगेजिंग लीगल एडवाइसर्स फॉर मॉनिटरिंग। मतलब ये पॉइंट क्या है? एंगेजिंग लीगल एडवाइसर्स टू असिस्ट इन मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब सबके सब लॉज एक बंदे को पता हो, मैनेजमेंट को पता हो, वो पॉसिबल नहीं है, जेन्युइनली पॉसिबल नहीं है। तो लीगल एडवाइजर्स को ज्वाइन करो और उनको प्रोसेस में डालो कि भाई कौन कौन से लॉज अपन को है, कौन कौन से फॉलो करना है, कैसे कैसे फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो देखो। एंड लास्ट, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ एंड रेगुलेशन बनाओ। तो जितने भी सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन है उसका एक रजिस्टर बनाना है। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? 8 पॉइंट है। पहला पॉइट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इन लाइन विद लॉज एंड रेगुलेशन है। सेकेंड, जो भी प्रिवेंट करने के लिए, प्रोसीजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्रिवेंशन करने के लिए क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल। डिटेक्शन करने के लिए क्या होगा? मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? लीगल एडवाइजर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। सो डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन, इंटरनल कंट्रोल। अब कोड ऑफ कंडक्ट के 3 पॉइंट, पहला डेवलप करो, एम्प्लॉयज को बताओ और उसको मॉनिटर करो, और जो एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहा उसको फटकार मारो। फिर सातवां, एंगेजमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर्स, तो वो मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस बनाओ। डन। नाउ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब इसमें क्या है कि कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। सो द लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल होता है, तो ensure that sufficient and appropriate evidence are there and they are in compliance। तो यही चेक करना है। सो द प्रोविजन ऑफ दोस लॉस एंड रेगुलेशंस हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज टैक्स एंड लेबर लॉस। तो उनको, उनके लिए साई ऑब्टेन करो, और कंप्लायंस हो रहा है वो दे। बट जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो उसको सिर्फ चेक करो कि वो नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है। पहला, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है उसका साई साई ऑब्टेन करो, और कंप्लायंस हो रहा है नहीं वो देखो, और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो चेक करो कि नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है ना। बस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। अब ऑडिटर कंसिडरेशंस ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब ऑडिटर क्या क्या चेक करेंगे? तो पहला तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो कि लॉ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल कौन कौन सा है, एंड हाउ द एंटिटीज कंप्लाइंग। मतलब वो ऊपर ऊपर से देख लो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लो कि क्या है। फिर जिस लॉज एंड रेगुलेशन के डायरेक्ट इफेक्ट है उसका एंश्योर करो कि साई मिल गया है और कंप्लाई कर रहे हैं। जिसका नहीं है वही है, लिमिटेड प्रोसीजर करो, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करो। एंड फोर्थ पॉइंट, अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब ये पॉइंट क्या है कि ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी दैट अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड मे ब्रिंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस टू द ऑडिटर्स अटेंशन। मतलब एक क्वेश्चनिंग माइंड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू रखना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, वो अलर्ट रहना चाहिए। सो अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस। एंड लास्ट में
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से कि ऑल नॉन कंप्लायंसेस आर डिस्क्लोज, जो भी नॉन कंप्लायंसेस उनको पता है, नॉन 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 उनको पता है कि हम ये नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। सो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड लाइक रेगुलेशंस हैव बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर, मतलब मैनेजमेंट को बता देना है ऑडिटर को, वो वाला एक रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से कि भाई हमने सब बता दिया, हमें जो भी पता है। तो 5 पॉइंट, auditors consideration, auditors considerations of compliance with laws and regulations। पहला पॉइंट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल एंड हाउ द एंटिटीज कंप्लाई। फिर जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है वो साई ऑप्टेन करो और कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं वो देख लो। फिर थर्ड, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है तो उसके लिमिटेड प्रोसीजर करो, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करो, खत्म बात। फिर चौथा पॉइंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो, अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉन कंप्लायंस रखो। और पांचवा, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि भाई जो भी हमें पता है, नॉन इंस्टेंसेस है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, वो हमने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है, उसको थमा दिया है, खत्म बात। ये भी हो गया ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब अपने 3 आंसर बाकी, फटाफट एकदम मस्त, एकदम स्मूथ, खतरनाक है। ऑडिटर प्रोसीजर्स व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड। जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो क्या करना है? तो पहले तो खुद समझो ना भाई, खुद को समझना पड़ेगा। सो खुद से समझो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट एंड द नेचर। सो पहला पॉइंट, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, then first an understanding of the nature of the act and the circumstances in which it have occurred. So understanding the act, nature and the circumstances in which it have occurred, and second उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले खुद से समझो, पहले तो अंडरस्टैंडिंग ले लो। पहला पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट। उसमें 2 पॉइंट के नेचर को जान लो और वो उस सर्कमस्टेंसेस इन विच इट अकर्ड, नेचर और किस सिचुएशन में वो हुआ था, एंड द पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले खुद से समझ लो, फिर मैनेजमेंट से समझो कि मैनेजमेंट को जाके ऐसा पूछे, हाँ भाई बताना क्या है, ये कुछ मिल रहा है तो इसमें तुम्हारा क्या मत है, तुम क्या बोलना चाहते हो, तो मैनेजमेंट से समझो। तो जो भी है, तो इफ द auditor suspects there may be non-compliance, the auditor shall discuss the matter with management and DCWG। Suspects non-compliance, discuss with management and DCWG। कि भाई बताओ ना क्या है भाई, ये मुझे मिला है तो इसका क्या क्या हालचाल है इसका। फिर if management or TCWG do not provide site, the auditor shall consider the need to obtain legal advice। मतलब अगर मैनेजमेंट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट कैसा है हवा में कुछ भी बोल रहा है, तो लीगल एडवाइस लो कि भाई क्या है इसमें, क्या कौन सा लॉ है, कौन सा नॉन कंप्लायंस कैसे हुआ है, तो वो जानो। एंड इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस cannot be obtained, the auditor shall evaluate the effect of the lack of sufficient audit evidence on the auditor's opinion। The auditor shall evaluate the implications of non-compliance in relation to the other aspects, including the auditors। मतलब अगर साइन नहीं मिला तो रीजनेबल अश्योरेंस नहीं देगा। तो बस वही है कि साइन नहीं मिला तो रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिलेगा, तो वो ओपिनियन पे इफेक्ट होगा। तो बस ये एक पॉइंट यहाँ पर लिखना रहेगा कि अगर साइन नहीं मिला, अगर प्रॉपर मतलब लीगल एडवाइसर से भी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हालचाल है इस लॉ एंड इस नॉन कंप्लायंस, तो साइन नहीं मिला तो उससे रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल सकता और इसके कारण ओपिनियन अफेक्ट हो सकता है। तो बस वो लिख लो, बस वही पॉइंट है। बस मेन तो ये तीन ही है, खुद से समझो, मैनेजमेंट से समझो और लीगल एडवाइजर से समझो, खत्म बात, एकदम स्मूथ। ये आंसर क्या है? ऑडिट प्रोसीजर में नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड, नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड हो गया, अब उसके बाद क्या करना है? तो पहले खुद से समझो, अंडरस्टैंडिंग दैट नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस एंड पॉसिबल इफेक्ट्स। फिर मैनेजमेंट से समझो, अगर पता चला है तो भाई एक बार मैनेजमेंट के घर पे जाके पूछ लो कि भाई क्या हाल है, ये क्या नॉन कंप्लायंस हुआ है। फिर लीगल एडवाइजर से पूछो, मैनेजमेंट को जवाब नहीं दे रहा है, मैनेजमेंट TCWG बोल रहा है भाई मुझे भी नहीं पता, भाई पूछ लेना लीगल एडवाइजर, तो लीगल एडवाइजर के पास जाओ। तो वो क्या बोलेगा? मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेन लीगल एडवाइस। और अगर वहां से भी नहीं मिला तो रीजनेबल अश्योरेंस अफेक्ट होगा, तो उससे ओपिनियन अपना अफेक्ट हो सकता है, बस वो डिस्क्लोज कर दो, खत्म बात। नाउ एकदम स्मूथ, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना थोड़ा टाइम पास है, पढ़ लेता है, चलो। टू TCWGs, मैटर्स इन्वॉल्विंग नॉन कंप्लायंस, इफ TCWG इज इन्वॉल्व कम्युनिकेट टू हायर लेवल। अगर कांड में TCWG है तो उसको थोड़ी बताएंगे, उसके ऊपर वाले को बताएंगे, अदरवाइज ऑप्टेन लीगल एडवाइस, खत्म बात। फिर ऑडिटर रिपोर्ट, मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिफाइड और एडवर्स रिपोर्ट दे सकता है, अनेबल टू कंक्लूड ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज बाय मैनेजमेंट, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर दे सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस कंसीडर द इफेक्ट, रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। उनको बताना पड़े तो बता देना, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो अपन अभी तक ये 4 आंसर जो मेन आगे के पढ़े वही इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक बार के लिए लिख दिए हैं कि भाई है तो पढ़ लेते हैं फटाफट। इंडिकेटर्स कंसीडर्ड बाय ऑडिटर,
तो क्या क्या इंडिकेटर्स है कि फॉर वेरीफाइंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, तो क्या है, इन्वेस्टिगेशंस बाय रेगुलेटरी बॉडीज, पेमेंट ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज, जो भी पेमेंट किए वो पेमेंट ऑफ फाइन्स है वही आ गया, अनयूजुअल पेमेंट टुवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, एडवर्स मीडिया कमेंट, अनऑथराइज्ड और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, बस वही है, कुछ इतना खास नहीं है, मेन यही चार है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऑडिटर का कंसिडरेशन है, और जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ तो क्या क्या करना है। चार आंसर एकदम स्मूथ, एकदम खतरनाक, मस्त पढ़ लिया। टाटा बाय बाय। इट वॉज ऐसे 250 रुपीज, 250, 250 का चलान, 250 का चलान, 250 ऐसे हो गया खत्म।